11th क्लास में जो पढ़ा था वेव मोशन, कुछ बेसिक बातें जानी, ठीक है, कुछ बेसिक्स आज सीखेंगे उसकी, फिर हम वेव ऑप्टिक्स पे जंप करेंगे। ओके, तो 11th क्लास में जो वेव मोशन पढ़े थे उसमें क्या था, वेव होती क्या थी, प्रोपगेशन ऑफ डिस्टरबेंस, ठीक है। वेव क्या ट्रांसफर करता था, एनर्जी एंड मोमेंटम। वेव को हमने दो तरीके में डिफाइन किया था, दो तरीके होते थे, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो जो पार्टिकल होता था अगर वो वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता था तो ट्रांसवर्स वेव, अगर अलोंग द वेव ऑसिलेट कर रहा है तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। जो वेव की इक्वेशन होती थी वेव मोशन में, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, ये वेव मोशन में इक्वेशन पढ़ी थी आप लोगों ने, ठीक है। बातें नहीं करनी इधर ध्यान, बुक्स को रख दो भी, है ना, क्लास के बाद देखना। y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे ये सब देखो, ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता था, मीन से एक्सट्रीम तक की दूरी, ओके। ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा है। और ओमेगा बराबर क्या होता था, 2 पाई एफ या 2 पाई अपॉन में टी, ठीक है। और ओमेगा की जो एसआई यूनिट होती थी वो क्या होती थी, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। एसआई यूनिट रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। के क्या है यहाँ पे, प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट, कोई बताएगा के का फॉर्मूला क्या था, हाँ, के बराबर 2 पाई अपॉन में लैम्डा, ठीक है, ओके। पाई क्या है यहाँ पे, इनिशियल फेज है, पाई जो है यहाँ पे इनिशियल फेज है, ओके। वेव स्पीड की फॉर्मूला क्या होता था, ठीक है, वेव स्पीड का फॉर्मूला, वेव स्पीड बताओ, ओमेगा अपॉन में के, ओमेगा अपॉन में के, ये वेव स्पीड आता है। ये हमने पढ़ रखा है 11th क्लास, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है 11th क्लास, ठीक है। टी क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड है। एक एक छोटी छोटी बात सीखेंगे क्योंकि ये बेसिक बहुत ही जरूरी है आपके चैप्टर के लिए। फ्रीक्वेंसी है एफ यहाँ पे, चलो। लेमडा क्या है यहाँ पे, वेव लेंथ, वेव लेंथ, चलो लिख लिया। अब वेव ऑप्टिक्स में देखो, जब वेव, एक वेव दूसरे वेव के साथ सुपर इम्पोज होती है तो कहीं पे मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, कहीं पे मिनिमम एनर्जी मिलती है, मतलब क्या हो जाता है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें इंटरफेरेंस, ठीक है। व्हाट इज, ये क्या है, इंटरफेयर का मतलब तो आप लोगों ने सुना, मेरे काम में इंटरफेयर मत करा करो। तो कई बार अपने भाई बहनों को बोला होगा ना, मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें इंटरफेयर मत करो। तो इंटरफेयर क्या है, देखो जब दो वेव, एक वेव अपनी आराम से जा रही थी, दूसरी वेव आके उसके साथ जब सुपर इम्पोज किया तो क्या होगा, इंटर, वो तो आराम से जा रहा था ना पहली वेव, ठीक है। फर्स्ट वेव मान लो आपने सोर्स लिया, कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं इसको, ठीक है, मान लो, ठीक है। चलो, अब एक वेव यहां से निकली और आराम से जा रही है, ठीक, यहां से भी वेव निकली सर, अब यहाँ पे आके मिली इसके साथ, तो क्या हुआ, वेव प्रोपगेटिंग या वेव एमिटिंग फ्रॉम द सोर्स, प्रोपगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन प्रोपगेट हो रहे थे। ऐसा नहीं कि सर सिर्फ एक वेव इधर, पूरी वेव ऐसे जा रही है, ठीक है। वेव प्रोपगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर सुपर इम्पोज कर रहे थे, कोहेरेंट सोर्स से वेव निकला और वो सुपर इम्पोज किया, सुपर इम्पोज करने के बाद एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हमने देखा, मान लो स्पीकर है, कहीं पे आवाज, किसी पॉइंट पे आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है, किसी पॉइंट पे आवाज बहुत बिल्कुल कम सुनाई दे रही है या सुनाई नहीं दे रही, किसी बिल्कुल ज्यादा सुनाई दे रही है, किसी पॉइंट पे बिल्कुल कम सुनाई दे रही है। तो जिस पॉइंट पे अपने को ज्यादा आवाज सुनाई दी वहां पे एनर्जी मैक्सिमम होगा, जहां पे
कम सुनाई दे रही, वहां पे एनर्जी मिनिमम होगा। ठीक है, इस फिनोमेना को ही हमने क्या बोल दिया, इंटरफेरेंस। ठीक है, तो लिखो इसका डिफिनीशन, व्हेन द वेव्स एमिटिंग फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेस। समझ में आया? आपने मान लो दो स्पीकर लिए, दो बल्ब लिए, बल्ब से क्या निकल रही लाइट, स्पीकर से क्या निकलेगी, साउंड वेव। ठीक है, हमने जो वेव मोशन पढ़ा था साउंड वेव के लिए पढ़ा था, लाइट वेव के लिए जो पढ़ेंगे हम, लाइट के लिए जो पढ़ेंगे वो वेव ऑप्टिक्स हो गया। ठीक है, अब दो सोर्सेस से वेव निकल रही है, सेम डायरेक्शन प्रोपगेट हो रही है, जब ये दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगी तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा स्पेस में। इसी फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। बात सुने? ठीक, चलो, इसी फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। अब जहां पे एनर्जी मैक्सिमम होगी, जहां पे एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, उसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, जहां पे एनर्जी मिनिमम होगी वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, देखो सोर्स कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। ठीक है, अब ये कोहेरेंट और इनकोहेरेंट या नॉन कोहेरेंट सोर्स होता क्या है। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक, अब ये कोहेरेंट सोर्स होता क्या है, देखो, ऐसे दो सोर्स या ऐसे सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, फेज नहीं, फेज डिफरेंस वो कांस्टेंट, फेज टाइम के हिसाब से, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो। ठीक है, ऐसे सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, ओके, ओके, जैसे मान लो मम्मी पापा का प्यार कभी चेंज होता है क्या, क्यों भाभी यार? हो जाता है क्या? सर रिजल्ट वाले दिन तो चेंज हो जाता है। देखो क्या है, कोहेरेंट सोर्स फ्रीक्वेंसी दोनों सोर्स की सेम। ठीक है, और फेज डिफरेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे, बल्ब से लाइट की लाइट रेज निकलेंगे, यहाँ से लाइट एमिट होगी। अब मान लो आपने यहाँ पे एक स्लिट बना रखा है, ठीक है, एक स्लिट, ओके, ये स्लिट है, मान लो स्क्रीन है एस। ठीक है, अब इसके सामने आपने एक स्क्रीन और लगा, उसमें दो स्लिट कर दिए, S1 और S2। स्लिट बोले तो एक छोटा सा छेद है यहाँ पे। ठीक है, अब लाइट की वेव्स यहाँ से निकलेंगी, लाइट की वेव्स इस फॉर्म में निकल रही है। ठीक है, ठीक, ओके, अब वो लाइट की वेव यहाँ पे आके जब टकराई तो ये इन दोनों स्लिट के लिए क्या काम करेगा, सोर्स का काम करेगा। अब इसमें मान लो जो एटम्स है, नियॉन ऑर्गन, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन या एलईडी बल्ब है, क्या होता है इसमें, तो लाइट सोर्स आ रही। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो रही। ठीक है, आपने करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया, एनर्जी पाके फिर वो एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर वो ग्राउंड स्टेट में आया। तो जब ये ग्राउंड स्टेट में आ रहा था तो एनर्जी रिलीज क्या हुआ, क्या एनर्जी रिलीज क्या हुआ, तो हर इस बल्ब में जो चेंज यहाँ होगा वही चेंज यहाँ दिखेगा, सेम चेंज इन दोनों सोर्स के लिए दिखेगा क्या। अगर मैं दो इंडिपेंडेंट बल्ब लेके आ जाऊं अलग अलग, ठीक है, दो बल्ब लेके आ जाओ, दो इंडिपेंडेंट सोर्स है, दो बल्ब ले आके यहाँ पे रख, मैंने बोला नहीं सर S1 S2 की जगह दो बल्ब रख दो ना, क्या दिक्कत आ रही है, सेम ही तो बल्ब है, नहीं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है वो अलग अलग होता है। जरूरी नहीं कि जो ट्रांजिशन फर्स्ट बल्ब में हो रहा है वही ट्रांजिशन सेकेंड बल्ब में, जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की जंपिंग कहाँ से कहाँ हो रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन की जंपिंग कहाँ से, जरूरी नहीं, सब इंडिपेंडेंट है। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। ठीक है, अभी लिखूंगा नॉन कोहेरेंट सोर्स, टू इंडिपेंडेंट सोर्स। मान लो जैसे ये एक बल्ब हो गया, एक बल्ब ये हो गया। ठीक है, ये दोनों ही बल्ब इंडिपेंडेंट है क्या, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या ट्रांजिशन हो रहा है, इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, नहीं पड़ेगा, तो इंडिपेंडेंट हो गया ना। फ्रिक्वेंसी अलग अलग हो सकती है क्या, इसलिए टू इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो सर कैसे बनाएंगे फिर कोहेरेंट सोर्स, हाउ टू मेक द कोहेरेंट सोर्स, ये देखो ना, यहाँ से हमने पास कराया, सिंगल स्लिट से वेव गई, अब जो यहाँ पे चेंजेस आएंगे वही चेंजेस इन दोनों में देखने को मिलेंगे, जो भी यहाँ से लाइट रेज इमिट होगी वही यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी वही यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मैंने दो ऐसे सोर्स तैयार कर दिए क्या जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, तो समझ में आया, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स, सिंगल सोर्स हमने बनाया, ये है सिंगल सोर्स, ये अपना सोर्स है। अब यहाँ से लाइट की रेज गई थी, ठीक है, फिर ये वेव के फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ी हुई। ठीक है, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो चेंजेस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो इसमें हो रहा है वही यहाँ पे फिर देखने को मिलेगा दोनों। समझ में आया, कोहेरेंट सोर्स बनके तैयार हो गया। ठीक है,
तो कोहेरेंट सोर्स उसको बोलते हैं जब सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम हो और फेज डिफरेंस कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आया? चलो नोट डाउन करो इसको, फिर इनको नॉन कोहेरेंट सोर्स लिखते हैं। वेव फ्रंट डिवीजन मेथड अच्छे से बनाना है, ठीक है, इस वेव फ्रंट अच्छे से बनाना, ठीक। इफ इफ फेज डिफरेंस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या बोलेंगे, कैसे सोर्सेज हैं, सोर्सेस आर सेड टू बी इनकोहेरेंट। लिखो, पता है क्यों ऐसा होता है कि टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स को हम इनकोहेरेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एटम्स हैं वो सेम फेज में लाइट को एमिट, अब ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है, इसके साथ क्या मामला है ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ क्या है इसे कोई लेना देना नहीं। तो इसमें जो एटम्स हैं, एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है जब वो ट्रांजिशन करते थे तो अपने को लाइट मिलती, वेवलेंथ मिलेगा, वेवलेंथ मिलेगा तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगी, फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो अपने को लाइट मिलेगा। ठीक है, अगर वो फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन में फॉल कर रहा है तो अपने को दिखाई देगा, नहीं फॉल कर रहा है तो नहीं दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ जैसे मान लो जो 10 रुपए की बल्ब आती है पीले, जो पीला कलर का होता है, जो मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कराया था याद हो, वो हीट वेव भी जनरेट कर रहा था। ठीक है, अभी जैसे क्या यहाँ से भी हीट निकलती है लेकिन उतनी हीट नहीं निकलती, वो जो पीला वाला बल्ब है वो बिल्कुल हीट भी देता है और अपने को दिखाई भी देता है कलर। ठीक है, तो उसमें दोनों ही वेवलेंथ, सॉरी दोनों ही लाइट, इंफ्रा रेडिएशन और विजिबल रेडिएशन दोनों ही मिलते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से लाइट रेज इमिट होगी। ठीक है, मान लो ये वेव फ्रंट है, ये भी वेव फ्रंट है। ठीक है, ओके, ऐसे वेव फ्रंट आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये भी ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब जरूरी नहीं कि जो चेंजेस इसमें आ रहे हैं वही चेंजेस इसमें आए, जब इनका सुपर पोजिशन होगा जरूरी नहीं कि सेम फेज में हो, और ये जरूरी नहीं कि फेज डिफरेंस इनका कांस्टेंट ही हो। ठीक है, बात समझ आई? तो इनकोहेरेंट कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्स ले लो, बस वो इनकोहेरेंट है। कोहेरेंट के लिए क्या होता है, हम सिंगल सोर्स से बनाते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई ना, इनकोहेरेंट और कोहेरेंट सोर्स। तो अभी इंटरफेरेंस में दो तरीके के इंटरफेरेंस आप लोगों ने पढ़े, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब एनर्जी अपने को मैक्सिमम मिलेगी। फॉर एग्जांपल हमने दो वेव लिए, ठीक है, दो हमने वेव लिए, वेव सुपर इम्पोज हुई तो एनर्जी का स्पेस में रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो कहीं पे एनर्जी मैक्सिमम मिली, कहीं पे एनर्जी मिनिमम मिली, जहां पे एनर्जी मैक्सिमम थी वहां पे हमने बोला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। फॉर एग्जांपल मान लो दो वेव सोर्स, जो दो वेव है, मान लो उनका जो इक्वेशन कुछ इस तरीके से साइन ओमेगा टी फॉर्म का है। ठीक है, मान लो फर्स्ट वेव के लिए, ठीक है, फर्स्ट वेव के लिए, ओके, ये मान लो टी, ये वाई, ओके, या यूं कहूँ एक्स मान लो, ठीक है, एक्स मान लो, एम्पलीट्यूड इसका हमने बोल दिया मान लो A1, फर्स्ट वेव है। दूसरा वेव भी सर यहाँ पे लिखता है, दूसरा वेव भी सर बिल्कुल इसी तरीके का है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, A2। ठीक है, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो। ठीक है, क्या ये साइनसोइडल फंक्शन दिख रहा है क्या, बोले तो कॉस कॉस या साइन का, तो साइन ओमेगा टी जैसा कुछ दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये भी साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स ऐसा कुछ तो भी दिखेगा। ओके, अगर यहाँ पे टाइम लगता तो यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी होना चाहिए, अगर के एक्स लगाते तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए। ठीक है, मान लो दोनों ही साइन में, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मान लो A2 है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मान लो A1। ठीक है, क्या दोनों ही सेम फेज में दिख रहे हैं? मीन पे सर दोनों ही मीन पे थे एट टी इक्वल टू 0 पे, सर एट टी इक्वल टू टी बाई 4 पे, एट टी इक्वल टू टी बाई 4 पे दोनों ही मैक्सिमा पे है। देखो जब ये मिनिमा पे है, जब ये मीन पे था तभी ये भी मीन पे था, जब ये मैक्सिमा तभी ये भी मैक्सिमा, फिर ये जीरो तभी ये जीरो हुआ है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? ओके, जब ये मिनिमा पे है तभी ये भी मिनिमा, जीरो, मतलब क्या सर, एवरी टाइम हमने देखा इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो सेम है, कांस्टेंट है, सेम फेज में, ये दोनों ही क्या है, सेम फेज में, सेम फेज में है तो फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो, सेम फेज में है तो फेज डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे, जीरो। ठीक है सर, सेम फेज में थे, अब इन दोनों ही वेव का हमने क्या करा, सुपर पोजिशन, क्या करा, सुपर पोजिशन। ठीक है, अपने को जो वेव मिलेगी नई वाली, अब इनको हमने क्या करा, सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन, तो जो अपने को नई वेव मिलेगी, इसको यहीं पे बनाना, यहीं पे नीचे बनाना, ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ नीचे बनाना है आपको,
अब जो अपने को नई वेव मिलेगी इनके सुपर पोजिशन से, वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। ऐसे मिलेगी, ठीक है। ये तो चलो मैंने एक ही टाइम पीरियड के लिए बनाया, मान लो 2 टाइम पीरियड के लिए बना देते तो कैसा बना, ठीक है। चलो, तो ये जो एम्पलीट्यूड आएगा, सर हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सेम फेज में है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। ये कितना आएगा एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2, ये भी कितना होगा A1 प्लस A2, बस माइनस का हो जाएगा, समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एम्पलीट्यूड बढ़ गया सर, ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर डिस्ट्रक्टिव पढ़ाते हैं। बोथ आर इन सेम फेज, दोनों ही वेव थे जो सेम फेज में थे, ठीक है। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो एम्पलीट्यूड देखो ज्यादा हो गई, डायरेक्टली ऐड हो गया। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जस्ट इसका उल्टा हो, वेव को लिया हमने, ठीक है, ओके, दोनों ही सेम फेज में अपने को दिखी, ठीक है। ये आया अपना A1 प्लस A2, इसका एम्पलीट्यूड था A2, इसका एम्पलीट्यूड था A1, दोनों ही सेम फेज में थे तो हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, ओके। ये अपना क्या था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा देखिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नाम में ही डिस्ट्रक्टिव छिपा हुआ है, ठीक है, इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो, मान लो आपने 2 वेव्स ली, एक का है साइन ओमेगा टी, दूसरा वेव आपने लिया वो है मान लो कुछ इस तरीके से दिया है ये, ओके। चाहे ये दोनों ही अपोजिट फेज में क्या, ठीक है, एक सर पॉजिटिव स्ट्रीम की तरफ जा रहा है, एक नेगेटिव स्ट्रीम की तरफ जा रहा है, ठीक है। मान लो इसका एम्पलीट्यूड था A1 और इसका एम्पलीट्यूड है A2। अच्छा, कोई बताएगा इसका इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी। इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों ही वेव को, पहली वेव लिया उसका फंक्शन साइनसोइडल ये था तो हमने ग्राफ, इसका ग्राफ बनाया, दूसरे वेव का ये था। अब इन दोनों वेव को हमने क्या करा, सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज, ठीक है। तो जो अपने को वेव मिलेगी नई वाली, कुछ ऐसे मिलेगी क्या, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव है सर, अपोजिट फेज में है, ठीक है, इन अपोजिट फेज, ये दोनों ही क्या है सर, अपोजिट फेज में है, अपोजिट फेज। अपोजिट फेज बोले तो फेज डिफरेंस कितना है, पाई का है, कितना है, पाई का है, ठीक है। तो इनका जो एम्पलीट्यूड आएगा, जो नई वेव, दो वेव का सुपरपोजिशन हुआ, जो नई वेव निकल के उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, A1 माइनस A2, ये जो आएगा A1 माइनस A2 आएगा, ये जो आएगा A1 माइनस A2 आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन ऑफ द वेव, इंटरफेरेंस, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एनर्जी मैक्सिमम होती थी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एनर्जी मिनिमम होती, ठीक है। देखो देखो पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स से डिनोट करते थे। ये पाथ डिफरेंस मैंने आपको वेव मोशन में पढ़ा हुआ है, क्या होता है, हाँ। मान लो राम है, वो 10 मीटर जाता है, ठीक है, और श्याम उसी डायरेक्शन में 12 मीटर जाता है। राम ने 10 मीटर कवर किया और श्याम ने 12 मीटर कवर किया, तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, 2 मीटर। यही सिंपल होता है पाथ डिफरेंस, ठीक है। चलो, कौन कितना, श्याम ने ट्रेवल किया 12 मीटर, राम ने ट्रेवल किया 10 मीटर, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है यही तो होगा पाथ डिफरेंस। आज समझ आ रही, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 सोर्स लिए थे, मान लो 2 सोर्स है, एक सोर्स है S1 और दूसरा सोर्स है S2, यहां से वेव्स निकल रहे हैं, ठीक है। मान लो इन दोनों सोर्सेस के बीच की दूरी है 4 मीटर और इसकी जो दूरी है 3 मीटर है, तो पाथ डिफरेंस बताओ इन दोनों वेव्स के बीच में, पाथ डिफरेंस बताओ इन दोनों वेव्स के बीच में, बताओ क्या है, पाथ डिफरेंस पूछ रहा हूं,
ये वेव नंबर 1 3 मीटर गया, ये 5 मीटर गया ना, पाइथागोरस लगाया होगा, ये 5 मीटर है, तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ डेल्टा एक्स 2 मीटर, 5 माइनस 3 2 मीटर, यह है क्या पाथ डिफरेंस। यहाँ पे देखो दो सोर्स है, मान लो सोर्स है S1, एक सोर्स है S2, यहाँ से वेव्स जा रही है, बिल्कुल यहाँ से वेव्स गई, ठीक है। चलो बताओ पाथ डिफरेंस क्या दिख रहा है। यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या है, जीरो, कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल मिड पे, बिल्कुल यहाँ पे मिड पे जाके लगी, जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ, तो पाथ डिफरेंस कुछ हुआ क्या, नहीं, पाथ डिफरेंस नहीं हुआ, ओके। डेल्टा एक्स यहाँ पे आ गया जीरो, बना लो ये सब पाथ डिफरेंस, थोड़े थोड़े एग्जांपल लिख लो। ये हम पढ़ते हैं, ये वाला सोर्स हम पढ़ते हैं यहाँ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, YDS, ये वाला एग्जाम्पल अभी वो पढ़ाऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है। वेव ऑप्टिक्स से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी मेथड से। इफ पाथ डिफरेंस λ/2 है, देन फेज डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। अगर पाथ डिफरेंस एक पाथ डिफरेंस 2 λ/3 है, 2 λ/3 है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, बस निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सर, जब लेमडा होता था ना पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस 2 पाई होता था, अभी λ/2 कर दिया है, तो इधर भी अपने को फेज डिफरेंस का हाफ करना पड़ेगा, क्या आ गया पाई, यही आएगा। यहाँ पे सर जब पाथ डिफरेंस लेमडा होता था तो फेज डिफरेंस 2 पाई, अब पाथ डिफरेंस 2 λ/3 है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा 2 पाई बाई कितना है 2/3 ना, मतलब 3/2 से डिवाइड करो, तो क्या आ जाएगा 4 पाई/3, समझ में आएगा। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई/λ इक्वल टू इनटू डेल्टा एक्स। देखो जनरली क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं, वो फाई की जगह पे एक्स, और मतलब अभी जैसे आप लोगों ने बताया सर डेल्टा एक्स इक्वल टू बता दे, ठीक है, तो क्या करना, देखो ये रेशियो याद करना है सर, फेज डिफरेंस एंगल मेजर होता है, उसके नीचे 2 पाई आना है, पाथ डिफरेंस वेवलेंथ, उसके नीचे वेवलेंथ आना है, टाइम डिफरेंस नीचे टाइम, ये याद करो, ये कभी नहीं भूलोगे, यहां से सारी चीजें बनाओ, ठीक है। यहां से वेव निकल रही है, यहां से भी वेव निकल रही है, यहां पे सुपर पोजिशन हुआ, सुपर पोजिशन बाद एनर्जी क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी क्या होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन। मान लो इसका एम्पलीट्यूड है A1, इसका एम्पलीट्यूड है A2, ठीक है, ये फर्स्ट वेव है और ये सेकंड वेव, ये जाके सुपर इंपोज हुई, तो जो रिजल्टिंग वेव मिली अपने को, अब जरूर तो है नहीं कि हर बार कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में ही बिल्कुल मैक्सिमम मिनिमम पे जाके बात करेंगे, बीच में क्या हो, ये भी तो बात करेंगे, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग यहाँ पे वेव निकलेगी, मान लो जो रिजल्टिंग वेव निकलेगी, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो आता है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस, मोर प्रिसाइसली तो अपने को यहाँ पे डेल्टा फाई लिखना चाहिए, लेकिन बुक्स में देखोगे तो वहां पे फाई लिखा होता है, वो फेज डिफरेंस ही है, हमने यहाँ पे डेल्टा फाई लिखा, ठीक है, ओके। चलो वो फाई ही है, ठीक है, वहां पे फाई को फेज डिफरेंस बोलते हैं, फेज डिफरेंस को ऐसे डिनोट किया था हमने, डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। तो A1 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, ठीक है। A2 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव, ठीक है। और डेल्टा फाई क्या है, फेज का डिफरेंस, ओके। आर क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, समझ में आइए। सिंस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आप लोगों ने पढ़ा था, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर,
फॉर द पॉइंट सोर्स, ठीक है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मतलब इसको अगर मैं लिखूं नोटेशन के फॉर्म में, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, या यूं कहूं एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आई, ये भी तो बोल सकता हूं। तो सेम इक्वेशन से अगर मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना चाहूं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अगर मैं ये जो वेव आई सुपरपोजिशन के बाद इसकी इंटेंसिटी निकालना चाहूं, लिखना बंद करो, इधर ध्यान दो, अगर मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई बराबर क्या लिखूंगा, अंडर रूट आर बराबर अंडर रूट आई लिखूंगा, क्या यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई वन प्लस आई टू प्लस टू आई वन आई टू कॉस फाइव, ये तो लिखूंगा। अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो अपने को क्या मिल जाएगा, आई बराबर आई वन प्लस आई टू, हाँ, अंडर रूट में आई वन, अंडर रूट में आई टू प्लस टू रूट आई वन इंटू रूट में आई टू कॉस फाइव, ये है क्या, ये अपने को रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल गई। आई वन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट वेव, नोट डाउन करते रहिए, अब नोट डाउन करिए, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, आई टू क्या है, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव, फाइव मतलब डेल्टा फाइव लिखना था मेरे को यहाँ, डेल्टा फाइव, डेल्टा फाइव, डेल्टा फाइव क्या है भाई, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जो कि कितना होता था, डेल्टा फाइव बराबर टू पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, ये पढ़ते चले यार। आई क्या है यहाँ पे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद वेव मिलती थी अपने को, उसका एम्पलीट्यूड क्या होता था, A1 प्लस A2, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता था। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एम्पलीट्यूड मिनिमम होता था A1 माइनस A2, ओके। जो अपने को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल रहा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो वेव का सुपरपोजिशन होता है, क्या मिल रहा है, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाइव, बार बार डेल्टा फाइव मत ही लिखो, फाइव यहाँ पे डिफरेंस ही है, खैर डेल्टा फाइव लिख देता हूँ, ठीक। चल, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो रिजल्टेंट आता था एम्पलीट्यूड का A1 प्लस A2 आता था, मतलब अपने को जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। सर जो वेव आपने सिलेक्ट किया उसकी एम्पलीट्यूड तो फिक्स हो गई ना, बदल क्या सकते हो आप, ये तो cos फाइव, अगर मैं यहाँ पे चलो cos फाइव, cos फाइव की मैक्सिमम वैल्यू में कितनी कर सकता हूँ, वन, cos फाइव की मैक्सिमम वैल्यू में कितनी कर सकता हूँ, वन। उसके लिए फेज डिफरेंस क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, 0 डिग्री और 2 पाई और 4 पाई और 6 पाई, ऐसे 2n पाई, ये वो वैल्यू है जिसपे cos फाइव की वैल्यू क्या आएगी, वन। समझ में आया। तो मैं ऐसे बोलूं क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, पाई का इवन मल्टीपल, 2 4 6 8 10 12 2, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा, यहाँ पे लिख लेना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा, फिर इसको नीचे लिखो थोड़ा सा, आर बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाइव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, व्हेन फेज डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ, ऐसा कुछ मैंने वहां पे भी लिखवाया था, वेव मोशन याद आ रहा है, हाँ मैंने लिखवाया था, मुझे याद आ रहा है, व्हेन फेज डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, उसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। मोर प्रिसाइसली फेज डिफरेंस है, दिस इज फेज डिफरेंस, ये फेज, सर अगर फेज डिफरेंस ये है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, इधर देखो काशी, फेज डिफरेंस क्या है, 0 डिग्री 2 पाई, अब फेज डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा एक्स, कोई बता सकता है, डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा, लेमडा अपॉन में 2 पाई इंटू डेल्टा फाइव, ये तो लिखते थे, तो लेमडा अपॉन में 2 पाई,
फेज डिफरेंस क्या है? 2n पाई, 2n पाई, पाई से 2 पाई से 2 पाई, तो फेज डिफरेंस क्या आ गया? n लेमडा। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई था, और पाथ डिफरेंस क्या? n लेमडा आएगा। n की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। समझ आया? तो जब सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो ही गया है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी बता दो। रखो यहाँ पे cos फाई की वैल्यू 1, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2। cos फाई की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा अपने को? 1। तो ये क्या दिख रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो जो मैक्सिमम आएगा एम्पलीट्यूड क्या आएगा? a1 प्लस a2। ये क्या आ गया आपका? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, जो कि सुपरपोजिशन के बाद मिला अपने को। ठीक है, अब इंटेंसिटी निकालते हैं। इंटेंसिटी क्या पढ़ते थे? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 रूट में I2 cos ऑफ फाई। ये भी मैक्सिमम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जहां पे एनर्जी मैक्सिमम होती थी, जहां एनर्जी मैक्सिमम वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, वहां पे एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम। तो भाई अब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए सिर्फ तो अपने को क्या मिलेगा? यहाँ पे cos फाई की वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगा। क्या क्या लिखोगे? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई की वैल्यू भाई 1। अब बताओ क्या दिख रहा है? क्या मैं I1 को, रुको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखे ये चीजें। रूट में I1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? प्लस I2 को रूट में I2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? प्लस 2 रूट I1 रूट में I2। ये क्या दिख रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा? रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर। ये आया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, नोट डाउन करो। इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता था? जब फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल होता था किसका? पाई का। तो इवन पे हाईलाइट कर लेना आप लोग। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा भाई? क्या होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में? सर मम्मी जी दादी जी से बात करेंगे, ये होगा। हाँ क्यों? ये होगा ना। चलो ठीक है, मम्मी जी दादी जी से बातें करनी चाहिए। ठीक है, देखना आप लोग। जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला, दो वेव आ रही थी, या तो कंस्ट्रक्टिव या तो बीच में जो बातें हुई वहां पे हमने लिख दिया। बताओ फेज डिफरेंस कितना, तो हम बता देंगे क्या बातें हो रही। ठीक है, ओके। चलो, ये बिल्कुल जनरल केस था। अब मैं बिल्कुल यहाँ पे स्पेशल केस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अपने को एम्पलीट्यूड मिनिमम मिलता था, इंटेंसिटी मिनिमम मिलता था, एनर्जी पॉइंट पे क्या होती थी? मिनिमम होती थी। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा है जनरल पॉइंट के लिए क्या आ रहा था? a1 स्क्वायर, बातें मत करो आप लोग, प्लस 2 a1 a2 cos फाई। कल एग्जाम है ना, आज ही से तैयारी शुरू। अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई। अब देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब अपने को सर मिनिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव मतलब एनर्जी मिनिमम। cos फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए सर? बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती थी? सर हमने वेव सिलेक्ट किया तो एम्पलीट्यूड तो फिक्स हो गया। दो वेव लेके आ लो, क्या बदल सकते हो या क्या बदल रहा है? cos फाई बराबर माइनस होने मिनिमम वैल्यू है इसकी। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? 1। मिनिमम वैल्यू माइनस। ये कब मिलता था? जब फाई फेज डिफरेंस, ये क्या अपना 3 पाई 5 पाई 7 पाई, चलते चले जाओ 2n+1। ठीक है, n की वैल्यू 0 लगाओगे तो पाई, n की वैल्यू 1 लगाओगे तो 3 पाई। ये वो वैल्यूज है जहां पे अपने को cos फाई की वैल्यू 1 मिलने वाली है। तो फॉर दिस फेज डिफरेंस क्या हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या? निकालो पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होता था? लेमडा अपॉन में 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। और फेज डिफरेंस अपने को पता क्या है? 2n+1 इंटू पाई। तो क्या लिखोगे? लेमडा अपॉन में 2 पाई इंटू 2n+1 पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो जो फेज पाथ डिफरेंस है वो क्या है? लेमडा, हाँ ऐसे लिख सकता हूँ क्या? n+1/2
ये भी तो वही बात है, ठीक। चलो अब n की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या थी, 0 1 2 3 एंड। चलो अब ये पाथ डिफरेंस पता चल गया अपने को, फेज डिफरेंस पता चल गया, तो अब रिजल्टेंट निकाल लेते हैं सर, मिनिमम रखना है। अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, समझ में आया माइनस क्यों लगाया, क्योंकि cos फाई की वैल्यू क्या रख दिया हमने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में दिख रहा है क्या, तो मिनिमम क्या लिखोगे, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, तो मतलब ये आ गया क्या, होल स्क्वायर और अंडर रूट में, तो जो मिनिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या है, a1 माइनस a2। सर जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था तो इंटेंसिटी क्या हो, तो इंटेंसिटी क्या हो ये देख लेते हैं, और यही पढ़ा था मैंने डिस्ट्रक्टिव में, ठीक। चलो प्लस i2 प्लस 2 रूट में i1 रूट में i2 cos फाइव। अब मिनिमम यहाँ पे इंटेंसिटी अपने को मिनिमम मिलने वाली है, तो i मिनिमम क्या आएगा यहाँ पे, क्या i1 को मैं रूट में i1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, प्लस i2 को रूट में i2 का होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे माइनस रख दूं, माइनस 2 रूट में i1 रूट में i2, माइनस क्यों लगा, क्योंकि cos फाइव की वैल्यू क्या है, -1, यहाँ पे पुट करोगे तो मिनिमम जो एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या लिखोगे, अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड आ गया, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड आ गया, ठीक है। और दोनों की इंटेंसिटी क्या है, सेम है, i1 की इंटेंसिटी आई नॉट दिया है और i2 की भी इंटेंसिटी क्या है, आई नॉट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया क्या क्या, पहले ये देखो गिवन, ओके, सुपर इम्पोज ईच अदर एंड पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव इज लेमडा बाई 3, पाथ डिफरेंस बोले तो डेल्टा एक्स दिया हो क्या, कितना दिया हुआ है, लेमडा बाई 3। सर जब पाथ डिफरेंस लेमडा होता था तो फेज डिफरेंस 2 पाई होता था, अब पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 3 है तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाई 3, तो क्या मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, तो डेल्टा फाई यहां से क्या आ जाएगा, चलो अगर मैं फार्मूला लिखूं, देखो when path difference is lambda तो phase difference 2 pi, when path difference is lambda by 3 तो phase difference क्या हो जाएगा 2 pi by 3, this is our answer, phase difference delta phi, और जो इक्वेशन उसमें phi से डिनोट किया हुआ, ठीक है, वो phase difference ही है, ओके। then find out resultant intensity of the wave, चलो अब resultant intensity जो आएगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi, फाई की वैल्यू पता है अपने को कितनी है, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, तो आई बराबर क्या लिखोगे, i1, i1 कितना है, आई नॉट, i2 भी कितना है, आई नॉट प्लस 2 रूट आई नॉट इंटू रूट में आई नॉट कॉस 2 पाई बाई 3। चलो जरा बताओ कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, 2 आई नॉट प्लस 2 रूट आई नॉट इंटू रूट आई नॉट हो जाएगा, चलो क्या होगा जरा, हाँ? सर आप बताओ क्या होगा, कॉस 2 पाई बाई 3 पूरा, क्या होगा cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू, मारे तुम बताओ, -1/2, ठीक है, -1/2 कैंसल, तो क्या आया i बराबर 2 आई नॉट माइनस आई नॉट, क्या आया आई नॉट। भाई ये सब छोटी छोटी बातें याद रहनी चाहिए आपको, अब आपने पूरा कॉन्सेप्ट लगा दिया, अगर एंगल नहीं पता है तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे, तो जो नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई क्या आई, आई नॉट, ये आ रहा था क्या नूरे, चलो देखो अब बिल्कुल ऐसे किया करो आप लोग, सोल्यूशन देखिए सभी लोग, जब पाथ डिफरेंस है लेमडा था तो फेज डिफरेंस कितना था 2 पाई, जब पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 4 हो गया तो फेज डिफरेंस भी 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई बाई 2, यही तो है फाई। अब अपने से पूछा है कैलकुलेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी या नेट जो इंटेंसिटी आया था वो क्या था, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट में i1 रूट में i2 cos फाइव,
ठीक है, अब I1 और I2 बराबर थे दोनों ही, और दोनों ही कितने थे, I नॉट। ठीक है, तो क्या पुट करोगे यहाँ पे, आई नॉट प्लस 2 रूट इंटू रूट में आई नॉट कॉस फाइव, कितना है, पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और बचेगा क्या, 2 आई नॉट। तो जो नेट इंटेंसिटी आया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आया, वो क्या है, 2 आई नॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ I1 अपॉन में I2 बराबर 36 अपॉन में 25, I1 अपॉन में I2 बराबर 36 अपॉन में 25, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है आपको वेव मोशन में, I मैक्सिमम अपॉन में I मिनिमम, I मैक्सिमम अपॉन में I मिनिमम, 11 स्क्वायर होगा ना, हाँ ठीक सही। तो I मैक्सिमम आप लोगों ने क्या पढ़ा है, रूट में I1 प्लस रूट में I2। I मिनिमम क्या पढ़ा है आप लोगों ने, अब इनका रेशियो ले लो। तो I1 क्या दिया, 36, रेशियो में तो x, x यहाँ पे हो तो कट जाएंगे ना, यहाँ से x कॉमन लोगे, यहाँ से x कॉमन लोगे, यहाँ से भी लोगे तो कट जाएंगे। ठीक है, तो I1 क्या है, रूट में 36, सॉरी 36 है, तो रूट में 36 प्लस I2 कितना है, अच्छा ये स्क्वायर होता था ना, होल स्क्वायर प्लस रूट में 25 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट में 36 माइनस रूट में 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या पुट करोगे यहाँ पे वैल्यू, 6 प्लस 5 का होल स्क्वायर 11 का होल स्क्वायर होगा क्या, डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा क्या, तो क्या आ गया 121 डिवाइडेड बाय, ये आ गया आपका आंसर। आई मैक्सिमम अपॉन में आई मिनिमम बराबर 121 डिवाइडेड बाय 1। नंबर 3, इफ आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम बराबर 49 अपॉन में 25, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स, एम्पलीट्यूड, then find the ratio of amplitude of waves। मतलब अपने से A1 अपॉन में A2 की वैल्यू पूछा है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, या I प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये रिलेशन पता है कि नहीं, ठीक है, पॉइंट सोर्स के लिए वैलिड था ये रिलेशन। खैर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स, A1 अपॉन A2 फाइंड आउट करना है। तो I मैक्स क्या होता है, I मैक्स क्या होता है भाई ये बताओ, रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल डिवाइडेड बाय I मिनिमम क्या होता है, रूट में I1 माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर बराबर 49 बाई, सर अगर अपने को I1 अपॉन में I2 का रेशियो पता चल जाए तो क्या मैं A1 अपॉन में A2 का रेशियो नहीं निकाल पाऊंगा स्क्वायर रूट लेके, तो देखो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो जब स्क्वायर रूट लोगे तो देखो ऐसे लिखना पड़ेगा अपने को, रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट में I1 माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर बराबर 49 बाई 25, ऐसे स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, हाँ हाँ, रूट में I1 प्लस रूट में I2 डिवाइडेड बाई रूट में I1 माइनस रूट में I2 बराबर 7 अपॉन में 5। अब भाई निकाल सकते हो क्या, कंपोनेंट या डिविडेंड या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कैसे करें मुझे बताओ, आपने कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, कंपोनेंट और डिविडेंड में थोड़ा सा दिक्कत होता है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, बहुत सही, ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना। 5 रूट में I1
प्लस 5 रूट में i2 बराबर 7 रूट में i1 माइनस 7 रूट में i2। अब i1 को एक तरफ लेके आओ, i2 को एक तरफ लेके आओ, i1 को उस तरफ लेके जाओ, i2 को इस तरफ, तो क्या आएगा 5 रूट i2 प्लस 7 रूट i2 बराबर 7 रूट i1 माइनस 5 रूट i1। तो क्या है 12 रूट i2 बराबर 2 रूट i1। अब यहां से अगर मैं रूट i1 अपॉन में रूट i2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 12 अपॉन में 2 क्या आया, 6 अपॉन में 1। और रूट में i1 अपॉन में रूट i2 क्या होता है, a1 अपॉन में a2। यही पूछा था, ठीक है। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है ना, हाँ आसान किया जाए। तुमने कैसे किया था, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। देखो अब कैसे, देखो मेथड, ये मेथड चलो मेथड नंबर 1 था, ठीक है। अभी मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2। देखो आपको क्या दिया हुआ है, आई मैक्स अपॉन में आई मिन बराबर 49 अपॉन में 25। ये आई मैक्सिमम कब मिलेगा, जब आर मैक्सिमम रहा था, एम्पलीट्यूड है ना R1 फर्स्ट, या आर मैक्सिमम जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू, वो भी तो यही आनी चाहिए है। अंडर रूट क्या लिखोगे, यही तो होगा भाई, आई बराबर आर स्क्वायर, आई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर ये समझ रहे ना, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सर जो आई मैक्सिमम था तो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। अब आर मैक्सिमम को क्या लिखते थे, a1 प्लस a2, आर मिनिमम का क्या लिखते थे, a1 माइनस a2 बराबर क्या लिखा है 7 अपॉन में 5। अब a1 अपॉन में a2 निकाल लो, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगा दो, तो 5a1 प्लस 5a2 बराबर 7a1 माइनस 7a2। अब फिर से वही बात, इसको इस तरफ लेके आओ, 5a2 प्लस 7a2 बराबर 7a1 माइनस 5a1। यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो a1 अपॉन में a2 आ जाएगा 6 अपॉन में, ये भी एक तरीका है, और मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है। अगर अपने से पूछ लेता है इंटेंसिटी का रेशियो बताओ, i1 अपॉन में i2, तो स्क्वायर कर देते 36 अपॉन में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ i1 अपॉन में i2 बराबर n अपॉन में 1, देन फाइंड i max माइनस i minimum डिवाइडेड बाय i max प्लस i minimum। फाइंड आउट करो, चलो देखो इधर अपने को क्या चाहिए, i मैक्सिमम और i मिनिमम, ठीक है। तो पहला काम करो, i मैक्सिमम निकाल लो। i मैक्सिमम क्या होगा, रूट में i1 प्लस रूट में i2 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखोगे, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2, यही तो लिखोगे। i1 की वैल्यू क्या है n, और i2 की वैल्यू क्या है 1, पुट करो यहाँ पे n प्लस 1 प्लस 2 रूट में n इंटू रूट में 1, ये आएगा क्या, तो क्या आ गया ये, आई मैक्स बराबर n प्लस 1 प्लस 2 रूट n। कितने लोग आ रहा था, आंसर करो, ठीक। आई मिनिमम, अब आई मिनिमम निकालते, ठीक है। ये क्या आएगा, रूट में i1 माइनस रूट में i2 का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे, i1 प्लस i2 माइनस 2 रूट i1 रूट i2। तो फिर से यहाँ पे पुट करो, i मिनिमम बराबर क्या आ गया, ये तो i मैक्सिमम आया, i मिनिमम क्या आएगा, i1 कितना है n, i2 1 माइनस 2 रूट n इंटू रूट में 1। तो फिर से वही बात, i मिनिमम आ गया आपका n प्लस 1 माइनस 2 रूट n, ये आया क्या i मिनिमम। अब वैल्यू वहां पे पुट कर दो, सिंपली सॉल्व करो। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो i मैक्सिमम कितना है, n प्लस 1 प्लस 2 रूट n माइनस ब्रैकेट लगाओ n प्लस 1 माइनस 2 रूट n डिवाइडेड बाई
n प्लस वन प्लस टू रूट n प्लस n प्लस वन माइनस टू रूट n, या ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन करो, n प्लस वन प्लस टू रूट n, माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ तो माइनस n माइनस वन प्लस टू रूट n डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस टू रूट n प्लस n प्लस वन माइनस टू रूट n, प्लस टू रूट n से माइनस टू रूट n कैंसिल, माइनस n से प्लस n कैंसिल, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, तो ऊपर क्या आ गया फोर रूट n डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ n प्लस वन, ठीक है। तो आप लोग का ये आ रहा था, सही है, ओके। टू रूट n अपॉन में n प्लस वन, ये है फाइनल आंसर। चलो नोट डाउन करो फटाफट। चलो देखो अपने को दिया क्या है, पहले पता क्या करो कि दिया क्या है, गिवन क्या है, पूछा क्या है। गिवन है सर a1 अपॉन में a2, 2 अपॉन में 1, अपने से पूछा क्या i1 अपॉन में i2। फर्स्ट देखो सॉल्व करने चलते हैं, i1 अपॉन में i2, तो ये क्या है, सिंस आपको पता है इस टेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो i1 अपॉन में i2 क्या लिखोगे, a1 स्क्वायर अपॉन में a2 स्क्वायर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो a1 अपॉन में a2 का होल स्क्वायर, और a1 अपॉन में a2 आपको पता है, पुट करो यहाँ पे तो क्या आएगा 2 अपॉन में 1 का होल स्क्वायर, तो i1 अपॉन में i2 क्या आ गया 4:1, ठीक है, ये आ रहा था, ठीक। दूसरा देखो सेकंड, i मैक्सिमम अपॉन में i मिनिमम, i मैक्सिमम अपॉन में i मिनिमम, तो इसका तो फॉर्मूला आपको पता है, रूट में i1 प्लस रूट में i2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट में i1 माइनस रूट में i2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखोगे, रूट में i1 प्लस रूट में i2 डिवाइडेड बाई रूट में i1 माइनस रूट में i2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हो। बताओ रूट i1 क्या लिखोगे 2, अगर यहाँ पे मैं लिखूं i मैक्सिमम अपॉन में i मिनिमम, तो मैं क्या लिखूंगा रूट में 4 प्लस रूट में 1 डिवाइडेड बाई रूट में 4 माइनस रूट में 1 का होल स्क्वायर, रूट में 4 की वैल्यू क्या है 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो i मैक्स अपॉन में i मिनिमम आ गया 9 डिवाइडेड बाई 1। अब थर्ड पूछ रहा है a मैक्स डिवाइडेड बाई a मिन, बताओ, ये तो तुम वैसे भी कर सकते थे a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2, या तो यहां से कर लो अंडर रूट i मैक्स डिवाइडेड बाई i मिन, यही तो बात है। तो रूट में 9 डिवाइडेड बाई 1 बराबर 3 डिवाइडेड बाई, वही तो बात है, समझना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इधर ध्यान दो। अभी सर फेज डिफरेंस इनके बीच का कितना, ये अपने को इधर ध्यान दो सभी लोग, कोई भी नोट डाउन नहीं करेगा, इधर ध्यान दो। फेज डिफरेंस पता है क्या, एम्पलीट्यूड पता है a1 a2, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं y बराबर a sin ओमेगा t से, अगर मैं कंपेयर करूं तो अपने को एक चीज तो पता है सर, एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगर मैं आपको एक बताया था कि यहाँ पे अगर साइन कभी भी आ जाए फेज डिफरेंस निकालना है, तो ये आपको याद रखना चाहिए, साइन ओमेगा टी है तो ये माइनस साइन ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी और ये माइनस कॉस ओमेगा टी, ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। साइन ओमेगा टी ये वाला है क्या, y1 इधर होगा क्या, ठीक है। अगर मैं y1 को डिनोट करूं तो y1 इधर आएगा, ठीक है, ये y1 है, ठीक है। y2 किधर होगा, इधर y2, यही दोनों वेव है। अब इनके दोनों इन दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, यही है डेल्टा फाई, और कितना है पाई बाई 2, दिस इज डेल्टा फाई, समझ आया, यह है पाई बाई 2, ओके। अब फेज डिफरेंस दोनों के बीच में पता चल गया, एम्पलीट्यूड पता है सर a1 ये है, ये अपना क्या दिया हुआ है a1, और ये अपना क्या दिया हुआ है a2। भाई देखो अपने को y1 बराबर क्या दिया हुआ है 6 sin ओमेगा t, अगर मैं कंपेयर करता हूँ sin ओमेगा t से तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6, और y2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 8 sin ओमेगा t प्लस sin ओमेगा t में पाई बाई 2 ऐड करोगे तो फेजर यहाँ पे आ जाएगा क्या, ठीक है। तो फेज डिफरेंस कितना मिला पाई बाई 2, समझ में आया। अब फेज डिफरेंस पता है डेल्टा फाई अपने को पता है पाई बाई 2, a1 भी पता है 6 और a2 भी पता है 8। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड नहीं निकाल पाओगे, अंडर रूट a1 स्क्वायर, हाँ 10 आएगा बिल्कुल, प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई, और फेज डिफरेंस आपको पता है ये फाई डेल्टा फाई ही फाई है, यहाँ पे लिखना तो डेल्टा फाई चाहिए था लेकिन बुक्स में फाई लिख दिया है, वो फेज डिफरेंस ही है। अब पुट करो यहाँ पे वैल्यू, तो r बराबर क्या लिखोगे अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 6 2 टाइम्स 6 इंटू 8
cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा 0, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा 100, तो क्या आ जाएगा 10, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया क्या वाला है 10, क्या आया 10 यूनिट। ठीक है, मान ले दो सोर्स है, एक सोर्स है S1, एक सोर्स है S2। अब यहां से वेव गई, ठीक है, पॉइंट P पे, इसका जो पाथ दिया हुआ, पाथ लेंथ 4 लैम्डा दिया हुआ है, इसका जो पाथ लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ 4.25 लैम्डा। ठीक है, तो आपको बताना है पॉइंट P पे इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा। ये जो वेव ट्रेवल करके जा रही पॉइंट P पे पहुंची, तो इसका हमने पाथ लेंथ मेजर किया, तो पाथ लेंथ मिला 4 लैम्डा। ऐसे इसका हमने पाथ लेंथ मेजर किया तो इसका हमें मिला 4.25 लैम्डा लैम्डा। अब यहाँ पे आके मिली है तो सुपर इंपोजिशन हुआ इनका, तो अब एक नई वेव मिलेगी, उसकी इंटेंसिटी पूछ रहा है, उसकी इंटेंसिटी बताओ। पाथ डिफरेंस दिख गया तो फेज डिफरेंस निकाल लोगे, वही फेज डिफरेंस लगा दो, वहां पे हो गया, और इंटेंसिटी आपको पता है। चलो करो, क्या रहा है 2i0 आएगा, ठीक है 2i0। चलो पाथ डिफरेंस निकालो, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स बराबर क्या है 4.25 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, तो जो पाथ डिफरेंस है क्या है 0.25 लैम्डा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो लैम्डा बाई 4, बात तो एक ही है। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 हुआ तो फेज डिफरेंस कितना हुआ, सर फॉर्मूला लगा लेता हूं इस बार, अरे फॉर्मूला लगाओ चाहे मत लगाओ, ठीक है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। आपको पता है ना, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा आता था तो फेज डिफरेंस 2 पाई, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाई 4, मतलब पाई बाई 2। ठीक है, वैसे यहां से भी करोगे तो वही आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इनटू लैम्डा बाई 4, आंसर। तो फेज डिफरेंस आ गया पाई बाई 2। अब अपने से इंटेंसिटी पूछी थी, टू कोहेरेंट सोर्स ईच प्रोड्यूसिंग वेव मोमेंटम, दोनों ही सोर्स की इंटेंसिटी क्या है आई नॉट। ठीक है, चलो तो जो इंटेंसिटी आएगा नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो क्या आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 cos फाइव। ठीक है, तो I1 बराबर I2 बराबर क्या है आई नॉट, ये दिया हुआ क्वेश्चन है, गिवन है, ये गिवन है। अब जो है निकालो नेट इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी क्या होगी, I1 की वैल्यू है आई नॉट, I2 की वैल्यू है आई नॉट प्लस 2 रूट आई नॉट इंटू रूट में आई नॉट इंटू कॉस पाई बाई 2, ये पूरा ही टर्म क्या हो जाएगा जीरो, तो जो नेट इंटेंसिटी बचेगा क्या बचेगा 2i नॉट। थोड़ी बहुत बस जानकारी इकट्ठी की, ठीक है। तो देखो पहला हमने क्या पढ़ा था, पहले बेसिक्स, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव, हर टर्म के बारे में जान लिया, वेव स्पीड, प्रोपगेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है, फार्मूला क्या होता है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में जाना। फिर हमने बताया इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो सोर्स है, मान लो दो सोर्स है, दोनों क्या है कोहेरेंट है, क्या है कोहेरेंट है। कोहेरेंट सोर्स किसको बोलते थे, फ्रीक्वेंसी सेम, फेज डिफरेंस कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नॉन कोहेरेंट या इनकोहेरेंट सोर्स किसको बोलते थे, सर फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता रहता था, ठीक है। और दो इंडिपेंडेंट सोर्स, दो अलग अलग बल्ब खरीद के लाए, वो क्या है इनकोहेरेंट है। हम कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए जैसे हमने कौन सा मेथड पढ़ा था, वेव फ्रंट डिवीजन मेथड। हमने एक ही सोर्स से एक स्लिट से गुजारा तो वहां से वेव फ्रंट निकली, फिर वो डिवाइड हो गए, समझना। हमने एक, क्योंकि अब जो भी चेंजेस हमारे सोर्स में होंगे वही S1 और S2 क्या काम करेगा, सोर्स की तरह काम करेगा। S1 और S2 क्या है कोहेरेंट सोर्स थे, वहां पे लिख लेना, जहां पे S1 और S2 बना था वहां पे ऐसे लिख लेना, ये दोनों बिहेव्स एज कोहेरेंट सोर्स, ठीक है, बिहेव्स एज कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, तो जब दो कोहेरेंट सोर्स हैं वहां से वेव्स निकली, अब इन दोनों वेव का जो सुपर पोजिशन होता था तो जो एनर्जी का क्या होता था रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते थे इंटरफेरेंस। जहां पे एनर्जी मैक्सिमम होती थी उसको हम बोलते थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे एनर्जी मिनिमम होती थी उसको हम बोलते थे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, फिर हमने कुछ रिलेशंस डिराइव कर लिए, ओके, और आज हम क्वेश्चन कर लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे हाइगन्स थ्योरी, ठीक है, वेव फ्रंट वगैरह सब कैसे निकालते हैं, किस पॉइंट का लोकस क्या होगा, ठीक है। कल हम लोग आते ही हाइगन्स प्रिंसिपल स्टार्ट करें, ठीक है, हाइगन्स वेव थ्योरी। चलो आज के लिए इतना ही। हाँ,